आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब अपील करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करनी पड़ी है कि आस्था को बचाना है तो पहले कोरोना को हराना है। तमाम धर्म गुरुओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि अपने अनुयायियों को, अपने संप्रदाय से जुड़े लोगों को समझाएं, आस्था को अगर बचाना है तो फिर पहले कोरोना को हराना है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी। दो तस्वीरें देखिए, पूरी तस्वीर आप समझ जाएंगे। एक तरफ जहां देश शंख बजा रहा है कोरोना फाइटर्स के लिए, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी आपकी जान बचा रहे हैं। डॉक्टर्स हो, पुलिस वाले हो, देश ने शंख बजाया, ताली बजाई, थाली बजाई, सलाम किया, नमन किया। वहीं दूसरी तस्वीर में उन पर थूका जा रहा है। कुछ लोग हैं जो उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, कोरोना फाइटर्स पर पत्थर बरसा रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। जगह जगह ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? दो तस्वीर आप देखिए, एक ही मुल्क में ये दो तस्वीरें, दो तरह के लोग कैसे। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना फाइटर्स को सलाम नमन किया जा रहा है, उनको उनके सम्मान में शंख बजाया जा रहा है, ताली थाली सब कुछ सलाम किया जा रहा है उनको, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो आपकी जान बचा रहे हैं। दूसरी तरफ जान बचाने वालों पर ही जानलेवा हमला, जान बचाने वालों की जान लेने की कोशिश, पुलिस वालों पर हमला, डॉक्टर्स पर हमला। इंदौर में तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया डॉक्टर्स को। आप ठीक सुन रहे हैं, पत्थर देखिए, ये देखिए तस्वीर, ये यहां पर इंदौर में डॉक्टर्स को, जो मेडिकल टीम चेकअप के लिए आई थी, ये देखिए, ये जान बचाकर भाग रही, देखिए हमला किया गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये देखिए भीड़, मतलब क्या खून सर पर सवार, क्या गुनाह था इनका? ये सिर्फ इनकी जान बचाने आए थे। क्या गुनाह था इनका? ये कोरोना से लड़ रहे थे। क्या गुनाह था इनका? ये सिर्फ इन लोगों में कहीं सिम्टम्स ना हो, ये इन लोगों की जान बचाने आए थे। क्या मिला? पत्थर। क्या मिला? लाठियां, डंडे, पत्थर। लेकिन ये सिर्फ इंदौर में नहीं, मतलब ये इंदौर में जो कुछ हुआ, किस तरह से जान बचाने वालों पर ही जानलेवा हमला किया गया है। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ वॉर है एक तरीके से ये जमात की, इन लोगों की। आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति। मेरे जहन में सवाल आता है, कल को इन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारा आपका क्या होगा? डॉक्टर्स की जान लेने पर ये लोग उतारू हैं, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो क्या होगा? डॉक्टर्स इनका इलाज करने से मना वो नहीं करेंगे, वो अपना फर्ज जानते हैं। लेकिन इन लोगों के सर पर कौन सा खून सवार है? ये उनको मार रहे हैं जो इनको बचा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये इंदौर की तस्वीरें, निजामुद्दीन में क्या हुआ? थूक कर कोरोना फैलाने की कोशिश की गई। तुगलकाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर थूका गया। इंदौर में डॉक्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला। मधुबनी में पथराव, मुंगेर में मेडिकल टीम पर पथराव, रामपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी। हमारे साथ नलिन कोहली और एक बहुत बड़ा पैनल है। नलिन कोहली, ये तमाम तस्वीरें हमने देखी, खून खौल रहा है, गुस्सा आता है सर। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की अपील को ये लोग मानेंगे? प्रधानमंत्री को भी अपील करनी पड़ी, ये लोग सुनेंगे प्रधानमंत्री की? आप गौर करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश को एक आह्वान दिया कि एक जनता कर्फ्यू, और देश एक साथ उठा। देश ने उसको स्वीकारा। शाम 5 बजे ताली ठोककर या शंख बजाकर या थालियों को पीटकर उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया कि पूरा देश डॉक्टरों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, जो हमारे सैनिक हैं इस रूप से, जो इस लड़ाई में, महामारी की लड़ाई में हमारे बचाव के लिए उतरे हैं, हम उनके साथ हैं, उनका नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आज जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो ये देश में अलग अलग भाग में आ रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं, माफ करिए, इंसानियत के दुश्मन हैं। ये उन लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जो इस लड़ाई में अपने परिवार को छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग कर, इस वक्त अपने को जोखिम में डालकर भारतीय नागरिकों को, बिना ये देखे कौन किस धर्म का है, किस स्थान का है, उनकी सेवा के लिए उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार जो है अपील की और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि आपको तकलीफ हो रही होगी, मेरे गरीब भाई शायद मुझे माफ करेंगे। उन्हें विश्वास था। देश एकजुट हो रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं, ये देश के प्रति और इंसानियत के प्रति बिल्कुल इनकी सोच जो है स्पष्ट दिखती है। ये अपने को तो जोखिम में डालना चाहिए, करे या ना करे, देश को क्यों जोखिम में डालना चाहते हैं?
इसका मकसद जो भी हो, ये मकसद सकारात्मक हो ही नहीं सकता है। क्या इसमें षड्यंत्र है? कौन सी ऐसी सोच है जो इंसानियत से परे है? ये सोच को इस वक्त कोई भी इनके समर्थन में उतर रहा होगा तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये लोग देश के प्रति और इंसानियत के प्रति नहीं खड़े हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुझे लगता है हर वर्ग को जुड़ के इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, बंद करिए, डॉक्टरों की मदद करिए, हम सबके ये हित में। नहीं, मैं नलिन, मुझे लगता है कि ये लोग इतने नासमझ या इतने नादान तो है नहीं कि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये षड्यंत्र हो सकता है, ये साजिश हो सकती है, ये चाहते नहीं है ये ठीक हो, ये चाहते नहीं है इनका टेस्ट हो, तो क्या साजिश हो सकती है? मेरे साथ मौलाना कादरी जुड़ चुके हैं, अब्दुल रजा खान भी हैं मेरे साथ, मेरे साथ राजेश टोपे, मुझे बताया जा रहा है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश टोपे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में, आप इस वक्त लाइव हैं। राजेश टोपे जी, क्या चाहते हैं लोग? राजेश टोपे जी, क्या चाहते हैं लोग? ये जो डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है, कोरोना फाइटर्स पर हमला हो रहा है, क्या चाहते हैं लोग? क्या मकसद है इन लोगों का? नहीं, ऐसा यहाँ पर कोई वैसा हमला बिमला हुआ नहीं है यहाँ पर महाराष्ट्र में। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सभी लोगों को विश्वास में लिया है। आज प्रधानमंत्री जी से भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें भी उन्होंने भी एक सलाह दी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी का एक ऐसा तय हुआ है कि सभी धर्मगुरु जो भी है वो सभी धर्मगुरुओं की एक बैठक लेके उनको सभी को अपने अपने धर्म के सभी लोगों को एक ठीक से समझाने के लिए छोटा वीडियो करके सोशल मीडिया के माध्यम से उनको काउंसलिंग करना सबको जरूरी है, क्योंकि ये लोग डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है समझना ही चाहिए राष्ट्रहित के लिए। नहीं, राष्ट्रहित के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई जात धर्म ऊंच नीचा और बाकी क्या बोलते हैं अमीर गरीब ये देख के कोरोना का वायरस उस पे हमला नहीं करता है। सभी को, यानी ये मानव जात के ऊपर का संकट है, तो मानव जात ने सभी लोगों ने इकट्ठा होके ही ये काम करना जरूरी है। मुझे लगता है एक ही माध्यम है उसका कि सभी धर्मगुरु ने एक साथ आके अपने अपने धार्मिक लोगों के लिए एक अच्छी सी सोच देने की जरूरत है। यही आज की समय की मांग है और यही सभी राज्यकर्ताओं ने करने की जरूरत है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश टोपे जी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, आपने समय निकाला ताल ठोके के लिए। मौलाना कादरी, कोरोना की मदद कर रहे हैं, वो लोग जान बचाने आ रहे हैं, जान बचाने वालों पर जानलेवा हमला, कोरोना की मदद करना ही तो हुआ। कादरी साहब, देखिए, जो भी आपने फुटेज दिखाया वो देखकर बड़ी दुख हुआ कि जो भी लोग ऐसी हरकत कर रहे। अब्दुल रजा खान, मेरा ये सवाल मेरा आपसे भी है, ये लोग देश के दुश्मन है ना? पहली बात तो जो नलिन ने कहा वही मेरे जहन में है, ये लोग इतने नादान ना समझ तो है नहीं कि ये लोग, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, तो कोई साजिश है क्या अब्दुल रजा खान? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। करता हूं ऐसी चीजों की अमन जी, जो इनको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं ये उन्हीं को अटैक कर रहे हैं, तो इनको कल के दिन अगर से इग्नोर कर दिया गया तो ये लोग जा कहां सकते हैं। देखिए, ये वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये लोग, क्या ये लोग में हमारे सिप्ला के हमीद नहीं आते? क्या अजीम प्रेम जी नहीं आते? क्या सलमान खान नहीं आते? शाहरुख खान नहीं आते? आप तो ऐसे बोल रहे हैं, ये कम्युनिटी को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? हमारी लड़ाई तो कोरोना वायरस से, लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मैंने कब कम्युनिटी को टारगेट किया अब्दुल रजा खान? आप जो बोल रहे हैं ये लोग, मैं आपको गिना रहा हूं, ये वन ऑफ द इंसिडेंट नहीं है, ये वन ऑफ द इंसिडेंट नहीं है। तबलीगी जमात में क्या हुआ, मरकज में क्या हुआ, तुगलकाबाद में क्या हुआ, निजामुद्दीन में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ, और सुनेंगे आप कहां बैठे हैं इस वक्त? बेंगलोर में है ना आप? बेंगलोर में है ना इस वक्त अब्दुल रजा खान? आप बेंगलोर में पता था? एक मिनट, अब्दुल लॉकडाउन था अब्दुल भाई, एक मिनट, आप बेंगलोर में है ना? नहीं किया गया अब्दुल भाई, आप बेंगलोर में इंफॉर्मेशन नहीं थी, आप बेंगलोर में के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। सुनिए एक मिनट, आप बेंगलोर में तो 2000 लोग थे, आनंद विहार में 60,000 लोग थे। अब्दुल रजा खान, आप बेंगलोर में है? बिल्कुल, जब बताता हूं बेंगलोर का केस, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडियो पर कर्नाटक के बेंगलोर में मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके आशा वर्कर कृष्णा देवी जो डेटा कलेक्ट करने गई थी उनको पिटवाया गया।
ये वन ऑफ द इंसिडेंट है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है कि जो कोई भी डेटा कलेक्ट करने आ रहा है उनको मारो। ये मीडिया का योगदान है अमन जी। ये आशा वर्कर कृष्णा देवी आज आया है, ये मस्जिदों में मीडिया अनाउंसमेंट करवा रहा है। अप्रैल 1 तारीख को एनपीआर का डेटा लेने वाले थे। ये आशा देवी डेटा कलेक्ट करने गई वहां पर, इन पर हमला हो गया मस्जिदों से अनाउंसमेंट। ये एनआरसी का डर मुसलमानों के दिमाग पर बैठा हुआ है। अच्छा, ये एनआरसी की वजह से मार रहे हैं डॉक्टर्स को। डेटा पूछेंगी, अरे ना समझ लोग हैं, अवेयरनेस तो आपने क्रिएट नहीं की। अच्छा, एनआरसी की वजह से डॉक्टर्स को मार रहे हैं, ये नया एंगल है। 1 अप्रैल से अमित शाह जी के जो बयान आए थे उससे यह पता चला था कि आज से 1 अप्रैल से आप लोग एनआरसी का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, तो मुसलमानों ने गलत समझ लिया, तो डॉक्टर्स डर के मारे अनाउंसमेंट किए। तो डॉक्टर्स कहां है? डॉक्टर्स एनआरसी विरोधी जो है उनका टेस्ट ना करे वो पिट जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर्स एनआरसी विरोधियों का टेस्ट ना करे वो पिट जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। अमन जी गलत मतलब मत निकालिए। आपने तो बोला एनआरसी का विरोध है इसलिए मार रहे हैं। दिल में इस बात को बिठाया गया है कि अप्रैल 1 तारीख से एनआरसी होगी। आज ही के दिन आप जाके आशा वर्कर्स डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या समझेंगे लोग? अच्छा, तो डॉक्टर्स अपना काम ना करें, डॉक्टर्स अपना काम ना करें, उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे, ये थूक वाला जिहाद किया है भाई। अनाउंसमेंट कर समझाया गया। डॉक्टर्स आपके लिए जा रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान, समझाया गया। और आपके लिए डॉक्टर्स जा रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान, उनको पत्थर मारेंगे, उन पर थूकेंगे। सोचिए क्या कर रहे हैं आप लोग। किस लिए मारे जा रहे हैं, पहले वो इंसिडेंट तो दिखाइए। मैं अभी दिखाता हूं, इंदौर, निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, मैं सर आपको 10 दिखा दूंगा। एक महिला, जम्मू एंड कश्मीर की एक महिला जो हज के लिए पैसे रखी थी 5 लाख, खालिदा बेगम, उन्होंने आरएसएस को आज डोनेट किया 5 लाख। वो चीज बताइए। पूरी कम्युनिटी को आप अटैक मत करिए। पूरी कम्युनिटी नहीं, लेकिन कम्युनिटी में अगर ऐसे लोग हैं तो उनको आप लोग मत बचाइए। अगर आपकी कम्युनिटी में ऐसे कुछ लोग हैं तो आप उनको मत बचाइए, वरना आप भी उसी तरफ हो जाते हैं। नलिन कोहली को जवाब देना चाह रहे हैं, नलिन कोहली, उसके बाद अरविंद जैन, मैं आपके पास आ रहा हूं, कादरी साहब आ रहा हूं। नलिन कोहली। अब्दुल साहब और हम अक्सर डिबेट पे बैठते हैं। पहली बात, अब्दुल साहब 2 मिनट के लिए, रज़ाक साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़े आराम से इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। इसमें हमीद साहब या शाहरुख खान या किसी को मत। हम कहां बना? मैंने बहुत स्पष्ट अपना बयान किया और चैनल ने भी बड़ा स्पष्ट किया। ये लोग जब कहा, ये आपकी कम्युनिटी पे नहीं था। ये लोग जो हैं, जो सामने, उनके नाम हमें नहीं पता। हमें नहीं पता इस दृश्य में कौन आदमी कौन सा नाम शाहरुख से खान मत करिए और कहते हैं कि आपकी कम्युनिटी के हैं। मैंने आपको टोका नहीं। ऐसे डिबेट खान साहब एक एक करके करें। मैं अपनी बात पूरी ध्यान से कहूं, एक करें। दूसरी बात, मैंने शुरू में कहा ये इंसानियत के दुश्मन है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है ये नहीं देखता कौन पेशेंट है, किस धर्म का है और किस धर्म का नहीं है। आप इसे कम्युनल देखिए मत। तीसरी बात, आप कह रहे हैं नादान है, तो क्या नादानी में कोई आदमी बम उठा दे, कोई आदमी लकड़ी उठा दे, कोई किसी को पीटे, उसको माफ कर सकते हैं? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि नादानी में ये कुछ भी कर सकता है? तो कानून क्या है, सभ्य समाज क्या है? सभ्य समाज में नादानी में कोई अपना ये अधिकार नहीं दिखा सकता किसी को मारना पीटना, वो भी। चौथा, धर्म का आप हम सब डिबेट्स में बैठे हैं और मैंने कई बार कहा है, धर्म बुरा नहीं होता, व्यक्ति उसको बुरा, उसका दुरुपयोग करता है। जो बुरा दुरुपयोग करता है अपने जो भी धर्म का करे, उसके अगेंस्ट तो बोलना पड़ेगा। अपॉलोजिस्ट क्यों बनना है उसके लिए? यदि कोई आदमी पीट रहा है डॉक्टर को, आपको उतर के कहना चाहिए हम कहते हैं यदि हमारे कम्युनिटी से कोई और कम्युनिटी का होगा तो वो कहेंगे कि अगर ऐसा करेगा, हम कह रहे हैं आपकी कम्युनिटी छोड़ दीजिए, हम लोग भारतवासी हैं, सब लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंडेम करना पड़ेगा ऐसी चीजों को। आप अगर मुसलमान का जहर भरने वाले आप लोग थे, जहर आपने फैलाया। एनपीआर का डेटा कलेक्शन का डेट अप्रैल 1 आपने बताया। आज जब कोई आशा वर्कर डेटा कलेक्ट करने आती है तो जाहिर सी बात है, चलिए ठीक है, गलत समझेगा। खान साहब जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, एक एक करके बोलेंगे, थोड़ा स्काइप के जरिए जुड़े हैं, एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो क्लियर रहेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खान साहब मैं आपका नाम लूं तब बोलेगा। नलिन कोहली 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। मौलाना कादरी आपके पास, अरविंद जैन जी आपके पास आ रहा हूं, फिरोज बख्श जल्दी से। यदि आप कहते हैं नादान लोग भड़क गए हैं, अगर आशा वर्कर के खिलाफ ऐसे भड़काव में किया है,
तो आपको इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर डालनी पड़ेगी जिन्होंने इनके मन में भय बनाया है, गलत भय बनाया है, और उन लोगों के खिलाफ आपको राजनीति बीजेपी से करनी है, आइए चुनावी क्षेत्र में करिए, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप कोई एक्सक्यूज दे सकते हैं किसी को कानून तोड़ने का और किसी भारतीय नागरिक पर वार करने का। नहीं, मेरे जहन में जो सवाल है वो तो उन डॉक्टर्स के लिए है, वाकई उनको सलाम आज करने का है दिन, उनको नमन करने का, उनके लिए तालियां, उनके लिए शंख, उनके लिए पूरा देश उनको नमन कर रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं, आपको बता दें इटली से आए, कोरोना इन्फेक्टेड 11 मरीजों को इन्होंने क्योर किया है। डॉक्टर कटारिया हमारे साथ है। डॉक्टर कटारिया, सुशीला कटारिया, आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब आप लोग घर परिवार को छोड़कर अपनी जान को खतरे में डालकर इस मुश्किल समय में आप लोग इनको बचा रहे हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, जब ऐसी तस्वीरें आप देखती हैं मैम, हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको, गुस्सा आता है? मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है कि भाई जो लोग जिनकी कोई गलती नहीं है वो आपको ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। डॉक्टरों में और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज में इस इन्फेक्शन का डर, जो इंसिडेंस है वो 4 गुना ज्यादा है, और हम भी आराम से घर पे बैठ सकते थे, हमें क्यों किसी के घर दर दर जाके डाटा कलेक्ट करना है। मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मैं जो कह रही हूँ वो सिर्फ मेडिकल बेसिस पे कह रही हूँ। ये जो कोरोना वायरस है ये किसी धर्म, जाति, बाउंड्री, देश, सेक्स, किसी के आधार पर भी नहीं बटा हुआ है। आप प्लीज इस बात को समझिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे को नहीं होगा, सिर्फ पर जाति वालों को होगा या दूसरे लोगों को होगा या दूसरे देश वालों को होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज अगर हम नहीं सजग हुए, आज अगर हमने बहुत सख्ताई से काम नहीं किया, तो इसके जो परिणाम है, बहुत दूरगामी परिणाम, बहुत बुरे होंगे। और आप जानते हैं कि जिस हेलमेट सूट में वो लोग घूम रहे हैं उसके अंदर सिर्फ चलना कितना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे आप 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बैठे हुए हो, अंदर से आपको पसीने आ रहे हैं, आपको ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा, आपसे चला भी नहीं जा रहा, और ऊपर से लोग उनको मार रहे हैं, उनसे दौड़ा नहीं जा सकता, वो अपने आप को बचा नहीं सकते। मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? डॉक्टर कटारिया, कहीं मोरल पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल आया था, थोड़ा खौफनाक था, मतलब कि कल को डॉक्टर्स ने कह दिया हम नहीं कर रहे इलाज, क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो अपना फर्ज जानते हैं, लेकिन कल को डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो हम सबका क्या होगा? आप लोग तो इस वक्त हमारे लिए भगवान की तरह हैं, जब आप पर हमला होता है तो हमें भी गुस्सा इसलिए आता है। ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो मोरल पर तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन हमारा धर्म है किसी की सेवा करना। इस तरह का ये पहला इंसिडेंस नहीं है। इस देश को तो आदत हो गई है हर होने वाली गलती को, हर होने वाली मौत को डॉक्टर के ऊपर डालने की। ये कोई पहला इंसिडेंस थोड़ी है। मेरी कम्युनिटी को आदत हो चुकी है इस तरह के बर्ताव की। पर यह समय है कि पूरा देश जागे और ये देखे कि कौन उनका भला कर रहा है और कौन उनका भला नहीं कर रहा है, कौन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन अपने आप को बीमारी में, लड़ाई में आगे डाल के और आप पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे देश को समझने की जरूरत है। डॉक्टर का मोराल कम नहीं होगा, वो फिर भी पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, उसके आगे आएंगे, हर मुसीबत में उसका साथ देंगे। मोराल तो मेरे कम्युनिटी का कभी कम नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले भी नहीं हुआ है। लेकिन ये समय है पूरे देश को, हर व्यक्ति को ये सोचने का कि एक डॉक्टर को मार के, उसको पीट के या उसका मोराल नीचे करके क्या करेंगे? अल्टीमेटली नुकसान किसका है? नुकसान पूरी कम्युनिटी का है। हमारा मोराल कोरोना की मदद हम नहीं काम करेंगे, लेकिन अगर वो डॉक्टर्स पर अटैक कर रहे हैं तो वो कोरोना की मदद कर रहे हैं, महामारी फैलाने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अपडेट दिया है दिल्ली में केसेस को लेकर। दिल्ली में कोरोना से 2 और मौत हो गई है। दिल्ली में तबलीगी जमात के 2 और लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है, बुरी खबर है, सुन लेते हैं एक बार क्या अपडेट दिया। जो मरकज से निकल के आए हैं लोग वो थोड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। उनमें से 2 लोगों की आज डेथ हो गई। बाकी लोग जितने पेशेंट्स हैं वो स्टेबल नजर आ रहे हैं। मरकज से 2346 लोगों को निकाला गया था, जिसमें से 1810 लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है, 536 लोगों को अस्पतालों में भेजा गया है। तो 2346 लोगों को जो भेजा गया है उनका हम लोगों ने, ताकि स्टेटस पता चले, उनका एक साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं और अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि इनमें से कई लोग कोरोना के पेशेंट्स नजर आए। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर हमारा पेशेंट्स का डेटा दिल्ली का शूट अप करेगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि मरकज से जो लोग आए वो उन लोगों की हालत, कुछ लोगों की सीरियस है, 2 की मौत हो चुकी है। आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कल सरकार की तरफ से भी बताया गया था कि तबलीगी जमात की वजह से
कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। 400 पॉजिटिव केसेस हैं तबलीगी जमात से, मरकज से। पूरे देश में 1965 है, ये फिगर ध्यान से सुनिएगा, पूरे देश में 1965 कोविड-19 पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हैं। मौलाना कादरी, ये सवाल मेरा आपसे है, पूरे देश में 1965, जिसमें से 400 मतलब लगभग 20%, 1/4 जो हैं वो तबलीगी जमात से हैं। आप लोग क्या चाहते क्या है, क्या मकसद क्या है कादरी साहब, क्या चाहते हैं? अमन जी, मैंने कल आपके शो में बताया था, फिर से एक मर्तबा आपके लिए दोहरा दूं कि देखिए, सबसे पहले ये जो तबलीगी जमात का जो इज्तिमा चल रहा था 13 मार्च से 15 मार्च के दरमियान में जो इज्तिमा हुआ, तो तब तक ना पार्लियामेंट चल रही थी, मुल्क में कोई लॉकडाउन नहीं था, हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई थी। उसके बाद में ये लोग तबलीगी जमात के मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुंच गए। आप मेरी ध्यान से बात समझिए। फिर तेलंगाना में करीमनगर के इलाके में करीब 17 मार्च को एक कोविड-19 पॉजिटिव पकड़ा गया, जो कि तबलीगी जमात में शिरकत करके इंडोनेशियन सिटीजन था। जब वो यहां पर आया, उसके बाद उनके 7 और इंडोनेशियन साथियों को तेलंगाना में, हैदराबाद में उनको इलाज के लिए शरीक कराया गया। और ये इत्तला सेंट्रल गवर्नमेंट को तेलंगाना गवर्नमेंट ने दी कि तबलीगी जमात के इज्तिमा से आने वाले लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन 1 अप्रैल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इकदाम नहीं किए। देखिए, मैं भी प्राइम मिनिस्टर के जो लॉकडाउन का जो अपील है उसका समर्थन करता हूं, और जो तबलीगी जमात के लोग जहां जहां पर भी आप जो मंजर बता रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मैं सख्त मजम्मत करता हूं, उनसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कोऑपरेट कीजिए। ये हमारी, आपकी, सबकी जानों की हिफाजत के लिए हो रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोग सोच समझ कर रहे हैं, सब टेस्ट नहीं होने दे रहे अपना। कादरी साहब सवाल सुनिए, एक मिनट आराम से, एक मिनट सवाल सुनिए मेरा। कादरी साहब मेरा एक सवाल सुनिए आप, एक मिनट। कादरी साहब एक सवाल मेरा सुनिए। मुझे भी लग रहा था ये लापरवाही है, ये चूक हो सकती है, गलती, नादानी, नासमझी हो सकती थी, तो फिर टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं? छिप क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? थूक क्यों रहे हैं? कोरोना क्यों फैला रहे हैं? पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? बताइए। नहीं, देखिए, 14 करोड़ मुसलमान सारे हिंदुस्तान में हैं। सुनिए सर अमन जी, 14 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान भर में हैं, और अगर उनमें से कोई 14 आदमी ऐसी नादानी, बेहुदा हरकत किया है जो इंतहाई घटिया, 2 से 2,500 है, 2 से 2,500 है, उसमें कुछ विदेशी आप हटा लीजिए, 300 साढ़े 300, 400 तो पॉजिटिव आ गए। तबलीगी जमात को बदनाम मत कीजिए। जो लोग वहां पर, एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। एट 9 AM टुमारो मॉर्निंग आई विल शेयर अ स्मॉल वीडियो मैसेज विद माय फेलो इंडियंस। ये प्रधानमंत्री की तरफ से अभी कुछ देर पहले एक वीडियो भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो है, अगर आस्था को बचाना है तो कोरोना से लड़ना है। तमाम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो अपने अनुयायियों से कहें कि आप जो है पालन करें। लेकिन ये एक और ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से 5:16 अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया गया है, अब से 7-8 मिनट पहले ट्वीट किया गया। कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हालात वाकई चिंताजनक है। फिरोज बख्त मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। फिरोज बख्त, आपको क्या लगता है? फिर नलिन कोहली आप जवाब दे दीजिएगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक कमेंट में फिरोज बख्त का पहले ले लेता हूं। फिरोज बख्त, क्या लगता है, ये लोग नादान, ना समझ तो है नहीं, क्या है दिमाग में, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? डॉक्टर्स पर अटैक, कोरोना फाइटर्स पर अटैक, क्या है? कुछ साजिश है, कुछ षड्यंत्र तो नहीं है भाई? टेस्ट नहीं करा रहे हैं, भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, हमले कर रहे हैं। देखिए अमन भाई, लेट मी टेल यू कि आई वाज शॉक्ड टू स्मिथरीन्स। यानी ये देखिए कि जब मैंने देखा कि इंदौर में पत्थर मार रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को, और धारावी की जो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी है वहां पे पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं, तो मैं तो आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हमारे वजीर आजम हु एक्चुअली एड्रेस द एंटायर नेशन, और उन्होंने एज अ फैमिली मेंबर, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट ये कहा, उन्होंने 3 मंत्र हमें दिए। एक तो जनता कर्फ्यू, दूसरा लक्ष्मण रेखा, तीसरा जान है तो जहान है। अगर हम अपने वजीर आजम की इतनी सेंसिबल बात को नहीं समझ सकते, नहीं उसको फॉलो कर सकते, तो लानत हमारे ऊपर है। ये सवाल देखिए हिंदू या मुसलमान का नहीं है,
ये सवाल जो है जमात का या मरकज का नहीं है, ये सवाल पूरी कौम का है, पूरे हिंदुस्तान का है। अब ये देखिए, यहां से जो 400 आप बता रहे हैं लोग हैं जो अफेक्टेड होके गए, ये सारे हिंदुस्तान में फैल गए। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अफेक्टेड ना हो, कोविड-19 पॉजिटिव ना हो, लेकिन गए हैं तो इसमें मेरे अपने इलाके में जाकिर नगर वेस्ट की मस्जिद में एक कुछ रोज पहले 50 लोग आए थे, जिसमें से मलेशिया के थे 41 और बाकी 9 लोग जो थे वो यहीं के थे। तो हुआ क्या कि 41 लोग तो चले गए, खामोशी से चले गए, पता नहीं कहां चले गए, और बाकी के अभी भी 9 लोग उस मस्जिद में रह रहे हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रधानमंत्री जो कि आपकी सेहत के लिए बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए बात कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ आइए। मुझे नहीं समझ आ रहा, ये आपकी अपील, प्रधानमंत्री की अपील, ये लोग पॉलिटिसाइज मत करिए, ये लोग जान देने को राजी हैं, ये क्या है, ये कौन लोग हैं भाई? ये कोई इनकी जान बचाने के लिए अमन साहब वही तो मुझे हमें अपील करनी पड़े? नहीं, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ने कहा होम स्टे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिर भी लोग बाजार में आ जा रहे। फिर मैं कहूंगा हमारे ऊपर लानत है कि हमें रोकने के लिए, घर से बाहर आने के लिए, जो रोकने के लिए पुलिस लगाई जा रही है। ये ग्राफ देखिए ना फिरोज बाग, मुझे जिस बात का डर है, आपको डर है, नलिन कोहली को डर है, पूरे देश को डर है। देखिए आंकड़े, ये फिगर्स देखिए, आप ग्राफ देखिए। 52 दिन में जो है 30 जनवरी से 22 मार्च तक 339 केसेस थे, 7 की मौत थी। पिछले 10 दिन में देखिए 1550 नए केसेस, 1550 नए केसेस टोटल मिलाकर हो चुके हैं 1965, मतलब उससे भी ज्यादा है। ये 339 और पिछले 10 दिन में 1550 मौत का आंकड़ा, पिछले 10 दिन में 43, पहले 52 दिनों में 7 था। नलिन कोहली, ये जो एक मिनट, अब नलिन कोहली आ रहा हूं सर, एक मिनट आ रहा हूं, फिरोज भक्त आपके पास आ रहा हूं। नलिन कोहली, जिस बात का डर, जिस चीज का अंदेशा, वो तो फिगर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। हम सबकी मेहनत खराब तो नहीं जाएगी ना, बेकार तो नहीं जाएगी ना? नहीं, बेकार के को ना होने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मरकज के लोग इसको इसी प्रयास में तो पथराव कर रहे हैं, थूक रहे हैं और उस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। आप इस बात को मत भूलिए कि कोरोना वायरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कम्युनिटी स्प्रेड या सोशल स्प्रेडर, स्टेज 3, और यही एग्जैक्टली हुआ है। ये जो है मरकज के बिल्कुल बेवकूफी की वजह से देश में एक स्थिति बनती जा रही है, और कादरी साहब वहां बैठ के उनके बचाव के लिए बोल रहे हैं। पहली बात एक एक करके चलिए, मुझे नहीं, इन अलग अलग प्रोग्राम पे मौलाना साहब अलग अलग जो है उन्होंने बताया, जानकारी दी देश को कि पूरे विश्व में अलग अलग मस्जिद में, यहां तक कि सऊदी अरेबिया में भी, वहां पर भी भीड़ बंद कर दी गई। क्या बात है, उससे बड़ा क्या हो सकता है? ईरान की स्थिति को देखिए, मलेशिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, और मरकज जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। अलग अलग यूपी में अलग जगह जो है मस्जिदों को बंद किया खुद मौलानाओं ने। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने जबरदस्ती किया, सबने सहयोग दिया। ये कह रहे जी सरकार ने हमें बताया नहीं, दूध पीते नादान बच्चे थे क्या? विश्व में क्या हो रहा है? और ये बताइए कि बिना अपने टूरिस्ट वीजा के ऊपर में विदेश से लोग आ रहे हैं, इंडोनेशिया से, मलेशिया से इधर आते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं जो अलाउड नहीं है उस वीजा पे, कानून तोड़ रहे हैं ये लोग, और फिर जाकर अलग अलग मस्जिदों में बैठ रहे हैं। तो कम से कम ये उम्मीद तो रखेंगे भारतीय नागरिकों से, ये थोड़ी ना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। एक जो गलत काम कोई कर रहा है, गलत काम को गलत बताओ, इसमें बचाव की क्या बात है? इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है? अरे कानून कोई तोड़ता है तो कानून तोड़ता है, उसके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए। अरविंद जैन जी, भैया कानून क्यों तोड़ रहे हो? हम अरविंद जैन जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, अरविंद जैन जी, माफ कीजिएगा बहुत देरी से आपके पास आ पाया, माफ कीजिएगा। अरविंद जैन जी, क्या इलाज है इन लोगों का भाई? क्या इलाज है? ये लोग तो पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, कोरोना की मदद कर रहे हैं, मैं तो उल्टा ये कहूंगा, डॉक्टर्स पर हमला करके। क्या इलाज है सर इन लोगों का? देखिए, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, जैसे निजामुद्दीन का है, मुजफ्फरनगर का है, इंदौर का है, और भी कई जगह का हो सकता है। धारावी की बात चल रही है। मेरा तो एक ही मानना है, जो प्यार से समझाने से, अपील से नहीं समझ रहा है, जो नासमझ है या जो गंवार है, जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का है, उसके लिए शासन के पास पूरे अख्तियारात हैं, पूरी शक्तियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट में। पूरी शक्ति से ऐसे लोगों पे प्रहार करना चाहिए, उनको सबक सिखाया जाना चाहिए
उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पूरे देश में अन्य ऐसे सोच वालों के लिए एक नजीर बन सके। मैं इस चीज को सुनकर हैरत में हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इंटरवीन करना पड़ा। बिल्कुल। और उनके कहने पर वहां पर निजामुद्दीन में जो है वो दरवाजे खोले गए और वो लोग तैयार हुए। ये इस देश में क्या हो रहा है? ये कोई लाल मस्जिद बनाना चाहते हैं जैसे कि पाकिस्तान में है क्या? ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है भाई। आप लोकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करिए, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए, जितने बीमार हैं उनका इलाज कराइए। आपका ये कहना कि वहां पे जो है अगर आप मस्जिद में आपको रहते हुए कुछ हो जाता है तो ये होगा और वो होगा, ये सब तो बहुत ही गलत बातें हैं। ये धर्म गुरु अगर इस प्रकार का प्रचार करेंगे हमारे, का हथियार है कोरोना, तो उसका जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बिल्कुल गलत एक सोच है। और जो मुकदमे कायम हो रहे हैं, जैसे ये जो पथराव कर रहे हैं, इसमें बहुत प्रॉम्प्ट अरेस्ट होनी चाहिए, बड़ी सख्त धाराएं लगाकर इसमें अरेस्ट होनी चाहिए, जिससे कि ये सब चीजें कंटेन हो सके इस कंट्री में। और पुलिस को जहां पर सहयोग नहीं मिल रहा है, मेडिकल अथॉरिटीज को जहां पर नहीं मिल रहा है, जहां पर उनके खिलाफ पथराव कर रहे हैं और दौड़ा के पीट रहे हैं, उससे कठोर कार्रवाई पुलिस के स्तर से होनी चाहिए, अब्दुल रज़ा खान, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ठीक है तरफ से होनी चाहिए। अगर ये हमने नहीं किया तो आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण। अब्दुल रज़ा खान ठीक कह रहे हैं ना, इन पर सख्ती दिखाकर इन सबको अंदर डालना चाहिए। प्लान किया होता तो ये दिन हमको देखना ना पड़ता। उंगली अगर निजामुद्दीन मरकज पे उठ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निजामुद्दीन मरकज है, इंदौर है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है, कर्नाटक बेंगलोर है, बिहार मधुबनी है, ये तो फैल गए हैं बहुत जगह हैं ये लोग। मुझे बोलने दीजिए अमन जी। जी बोलिए, मैं आपको बस याद दिला रहा था। ये जो पत्थरबाजी हुई ये डॉक्टरों पर नहीं हुई, ये आशा वर्कर जो डेटा कलेक्ट करने गए थे। नहीं, वो कर्नाटक के बेंगलोर में, ये इंदौर में डॉक्टर्स पर हुई है, इंदौर में डॉक्टर्स पर हुई है। और बेंगलोर में जो आशा वर्कर हैं, सुनिए, वो भी कोई एनआरसी का डेटा नहीं कलेक्ट करने, वो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उनका डेटा कलेक्ट कर रही थी, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। सुनिए अब्दुल रज़ा खान, डोंट मिक्स इट विद एनआरसी। होगा उसकी वजह से ऐसी, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। आप पूरे चीजों को मिलाकर के ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि पूरी एक कम्युनिटी गलत कर रही है। ये तो आपकी कम्युनिटी के खिलाफ है ये लोग, ये तो आपके दुश्मन है अब्दुल रज़ा खान। क्या कर रहे हैं? आपको नहीं डर लगता इनसे? कोई भी ये आपकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अगर कोई कर रहा है तो उससे मैं अपील करता हूं कि वो अपने आप को आकर आ जाए, डॉक्टरों के पास इलाज करवा ले, अपना टेस्ट करवा ले अपना। ये लोग थूक रहे हैं, आपकी अपील मानेंगे? इनका मकसद बताइए ना, मैंने इसलिए आपको बोला अब्दुल रज़ा खान, मकसद बताइए, इनका मकसद क्या है? जितने भी मजदूर लोग आनंद विहार से निकले थे, उनके पीछे कोई गवर्नमेंट की सरकारी वैनिटी वैन नहीं गई थी, वो लोग भी थूकते गए थे अपने इलाके तक। वो मजबूरी में गए थे अब्दुल रज़ा खान, माइग्रेंट लेबर्स थे। किससे तुलना कर रहे हैं आप? तो ये वो माइग्रेंट लेबर्स थे, मजबूरी में वहां पर गए थे। वो यहाँ शौक में नहीं थूक रहे थे, यहाँ तो साजिशन थूक कर कोरोना फैला रहे हैं। गलत अब्दुल रज़ा खान, देखिए अमन जी, कोई पुलिस को दौड़ा कर नहीं पीटा गया आनंद विहार में, कर्फ्यू बोला गया, कोई आनंद विहार में पुलिस को दौड़ा कर नहीं पीटा गया। उसके बाद हमारे पास 3 दिन थे। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है इन लोगों के खिलाफ। को हर दिन रिपोर्ट आपके कर्नाटक के बेंगलोर में, आपके कर्नाटक के बेंगलोर में मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है इनके खिलाफ। ये कौन लोग हैं? आप इतने फॉरिनर्स आज आए, इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास है। किससे लड़ रहा हूं अब्दुल रज़ा खान? आपको नहीं डर लगता? ये आपके दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, कोरोना की मदद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को हर दिन रिपोर्ट किया जाता है कि निजामुद्दीन में आज इतने लोग आए, इतने फॉरेनर्स आ क्यों रहे थे? इकट्ठे क्यों किए? इतने बारात बुला रखी थी वहां पर, पुलिस को दिया गया। इतनी इकट्ठी बारात क्यों बुला रखी थी जब देश पर खतरा था? इतने लोगों को क्यों बुलाया? अरे क्यों बुलाया? नहीं बुला रहे। पिछले 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख रोज आदेश गिनाता हूं मैं। बंगले आप लोग इतने ना समझ नहीं है, मुझे पता आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, 2,500 लोग आपको सब समझ में आ रहा है अब्दुल रज़ा खान, जिस तरह मौलाना कादरी को समझ में आ रहा है। फिरोज बख्श आपके पास आ रहा हूं। की गलती है सर, मुझे सब आपको भी पता है आप क्या कर रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं। ये आपके दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है। 14 करोड़ 17 करोड़ मुसलमान है, ये उनके भी दुश्मन है। जो मुस्लिम भाई ईमानदारी के साथ हमारी आपकी तरह घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके दुश्मन है। ये इंसानियत के हर धर्म के दुश्मन है। ये कम्युनिटी का मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। मजम्मत करिए इनकी, बड़ी मजम्मत करिए इनकी। कहा था 24 मार्च को मोदी जी ने कहा था आप जहां हैं वहीं रुक जाइए।
वही रह जाइए। का जनता कर्फ्यू, अब बताइए 13 तारीख का केजरीवाल का आदेश, 16 तारीख का, 19 तारीख का, 50 लोग, 20 लोग, 5 लोग, सारे आदेश कहां गए? कहीं नहीं पहुंचे कानून तक आप लोगों के। मजाक बना रहे थे आप लोग। 16 तारीख को ही था। जमाते मजमे चल रहे हैं, फिर लोग इकट्ठे हो गए तो हमको खाली कराओ। अरे इकट्ठे क्यों किए इतने लोग? इकट्ठे क्यों किए इतने लोग? पार्लियामेंट चल रहा था, आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में जुटे हुए थे। आपको कोई सीरियसनेस नहीं था। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि बहुत सीरियस है, इस पर एक्शन लीजिए। आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। मौलाना कादरी, आप 24 फरवरी को नमस्ते। मौलाना कादरी, मैं 24 फरवरी पहुंच गए, मैं मार्च की बात कर रहा हूं। 3 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, इतने आदेश पर आदेश पर आदेश पर आदेश। आपके भी दुश्मन है ना मौलाना कादरी? ये आप भी क्वारंटाइन में हैं, आप जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ना मौलाना कादरी? ये लोग तो आपके भी दुश्मन है मौलाना कादरी। हिंदू मुस्लिम का नहीं, ये लोग मुसलमानों के भी दुश्मन है मौलाना कादरी। देखिए हमको ना, देखिए जो मौलाना साद ने जो तकरीर की थी, जो वीडियो टेप आया था, मैं आपके शो में भी बताया और दूसरे चैनल्स पे भी बताया कि वो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के खिलाफ कहा। प्रॉफिट ने कहा कि अगर कहीं पर वबा आ जाए, यानी कोई वायरल ऐसे इन्फेक्शन आ जाए, तो वहां पर मत जाइए, और जहां पर हो गया है वहां के से लोग दूसरी जगह पे न जाइए। ये प्रॉफिट ने फरमाया, यानी हमारे नबी का फरमान के खिलाफ कहा मौलाना साद ने। ये पहली बात जो कि मैं आपके चैनल पे क्लियर करना चाहता हूं। लॉकडाउन में हो जाना चाहिए। मौलाना साहब को आप कंडेम कर रहे हैं ना मौलाना साहब को? मौलाना साहब ने जो किया वो गलत किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस जो SHO बाजू बैठा हुआ था वो भी सो रहा था, उसकी भी उतनी बड़ी गलती है जितनी मौलाना साहब की गलती है। देखिए तबलीगी जमात वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ये इज्तिमात नहीं कर रहे हैं। अभी अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि लाहौर में मौलाना मसूद अजहर, ये तबलीगी जमात के हेड है वहां के, वो लाहौर में भी तबलीगी जमात का इज्तिमा किए। ये तबलीगी जमात वाले कोरोना के टाइम पे ये सारी दुनिया में इज्तिमा क्यों कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें चेतावनी लेना चाहिए इन तमाम हरकतों से। ये तो पूरी चेन है ना, पहले ईरान में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, फिर भारत में। ये तो पूरा, ये जो चेन ऑफ इवेंट है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तभी तो मुझे लग रहा है कॉन्स्पिरेसी है भाई। मुझे नहीं लगता कॉन्स्पिरेसी। अगर ये लोग थूक थूक कर कोरोना ना फैलाते, अगर ये लोग टेस्ट कराने से कतराते नहीं, अगर ये लोग छिपते नहीं, अगर ये लोग पत्थर नहीं बरसाते, अगर ये लोग डॉक्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नहीं फिर उस वक्त, तो मुझे भी एक साजिश नहीं लगती। ये ऐलान किया, सुनिए, एक हाँ ये साजिशी लग रही है। देखिए बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगा अमन साहब कि मैं इसी के ऊपर देख रहा था टेलीविजन के ऊपर, एक मौलाना गालिबन वो हिंदुस्तान से गए हुए थे और वो टेलीविजन के ऊपर अरबी में बात कर रहे थे, शायद किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में बात कर रहे थे। तो उसमें वो कह रहे थे ये जो कोरोना वायरस है ये अल्लाह मियां की तरफ से भेजा हुआ है और ये हमारी मदद कर रहा है, ये उन लोगों से बदला ले रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के कि ऐसे वक्त में, कि जिस वक्त में जिंदगी और मौत की कशमकश में पूरी दुनिया उलझी हुई है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि इससे पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत बाहर आए और पूरे हिंदुस्तानी बाहर आए। ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना, इसको हिंदू मुसलमान बनाना, ये बड़ी अहमकाना बात है। मैं कादरी साहब आपसे भी बता दूं, बात आप मरकज की मत कीजिए, बात कीजिए पूरे हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं और मुसलमानों की बात मत कीजिए और कंडेम कीजिए जिन लोगों ने, आप कह रहे हैं कि वो एनपीआर के लिए आए, एक दूसरे कादरी साहब कह रहे थे कि एनपीआर के लिए लिस्ट है मेरे पास, निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, अरे वो एनपीआर के लिए नहीं आए, तो हेल्थ वर्कर्स थे, रामपुर, कर्नाटक, बेंगलोर, बिहार, मधुबनी, नीले रंग की ड्रेस पहने हुए थे और उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे बड़ी मुश्किल से। और लेडी डॉक्टर को मैंने सुना, उसने बेचारी ने जान बचाई। आप ये बताइए, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर पूरी दुनिया लानत भेजेगी। ऐसा कोई काम मत करिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, मौलाना साद अगर कहीं भी हो, मेरी बात सुन रहे हो, आप सामने आइए, माफी मांगिए,
पूरी दुनिया से माफी मांगिए, पूरे उन लोगों से माफी मांगिए जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं, आपको बहुत बड़ा आलिम, फाजिल, अकाबिर समझते हैं, आप बड़े मासूम लोग हैं, आप उनसे भी माफी मांगिए। आप उनसे कह रहे हैं 21 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने 19 को ये कहा कि आप अपने घरों पे रहिए, आप जनता कर्फ्यू फॉलो कीजिए, 19 तारीख को आप कह रहे हैं अरे ये कोरोना से मरना है तो मस्जिद में आके मरो। आप उनसे कह रहे हैं कि किसी डॉक्टर से इलाज कराना है, डॉक्टर कटारिया, जमात वाले डॉक्टर सुशीला कटारिया, उसके बाद नलिन कोहली, मैं आपके पास आ रहा हूं, अरविंद जैन जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर सुशीला कटारिया, ठीक है, फिर उस वक्त एक मिनट, डॉक्टर सुशीला कटारिया, आपको लगता है कि ये लोग ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी सीरियस सिचुएशन का हम लोग सामना कर रहे हैं, ये कितना सीरियस चैलेंज है कंट्री के सामने, ये लोग ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? आप भी कई लोगों से मिली होंगी, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना सीरियस चैलेंज है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें पहले गलती करने से पहले दूसरे देशों से जो गलती हुई है उससे सीख ले लेनी चाहिए थी। 3 महीने का समय रहा है पीछे, जिसमें हमने चीन से, फिर इटली से, ईरान से, यूके से, इन देशों में कितनी जल्दी ये इन्फेक्शन फैला और हजार लोग मर रहे हैं। तो हमें वो गलती करने की जरूरत नहीं है ये सीखने के लिए। आपके सामने एग्जाम्पल है कि अगर आप अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो चाइना ने अब कंट्रोल कर लिया, अब उनके पास हार्डली कोई केस है। और जिन देशों ने सख्ती से इसका पालन नहीं किया, डिसिप्लिन से पालन नहीं किया, वो आज कितना सफर कर रहे हैं। आज भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना एक मजाक हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल खांसी जुकाम है, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि आप शायद अस्पताल की आईसीयू में आपने किसी सिक मरीज को देखा नहीं है कोरोना का। मैं चाहती हूँ आप उस स्थिति में ना आए। ये मजाक नहीं हो रहा है, ये एक गंभीर बीमारी है। ये एक कॉलोनी में अगर फैलेगी, अगर इसकी मोर्टेलिटी 1% है और कॉलोनी में 2000 लोग रहते हैं, तो क्या आप 40 मौतें बर्दाश्त कर पाएंगे? और पूरे देश में ये फैलेगा तो देखिए लाखों लाख लोग मरेंगे। ये मजाक नहीं हो रहा है। आप इस बात की गंभीरता को सब लोग समझें और इसको ना तो कोई धार्मिक मुद्दा बनाएं, ना इसको कोई देश का मुद्दा बनाएं, ना इसको कोई स्टेट का मुद्दा बनाएं। ये वायरस इन सब के ऊपर है। अरविंद जैन जी, इस सारी लड़ाई में हम सबको एक होना है, हम सबको लड़ना है इकट्ठा। अरविंद जैन जी, ये तो मेरे को अगर परिभाषित करना हो तो ये सेडिशन है, ये देशद्रोह है, ये तो कोरोना की मदद करना है, ये देश को महामारी में झोंकना है, कोरोना को फैलाना है। अगर आप डॉक्टर्स को मार रहे हैं तो आप कोरोना की मदद कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जो इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अगर ये आए टेस्टिंग करने, इनको मारो, इनको भगाओ, तो देखिए हमें अगर ये कंट्रोल करना है, सबसे पॉपुलस कंट्रीज में है चाइना के बाद इंडिया। अगर हमको कंट्रोल करना है तो जो वुहान में जो मेजर्स लिए गए हैं, स्ट्रांग मेजर्स, वही हमको लेने पड़ेंगे। और अगर हम ये मेजर्स नहीं ले सकते हैं, फिर हमें तैयार रहना चाहिए महीनों के लॉकडाउन के लिए और महीनों की परेशानी के लिए। इसके जो आगे चल के नतीजे आएंगे वो पूरे देश के लिए, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए बड़े खराब होंगे, गरीब लोगों के लिए बड़े खराब होंगे। ये जो कुछ जाहिल लोग हैं, जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो कानून को तोड़े, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप लोग, मीडिया एक बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले कर रहा है। इन इंस्टेंसेस को दिखाकर, इन इंस्टेंसेस को पे डिस्कशन करके ये लोगों की जो सोच है वो निकल कर बाहर आ रही है कि क्या सोच है लोगों की। और मैं समझता हूं इस पर बहुत सख्ती से अमल करने की जरूरत है। और जो मेजर्स चाइना ने लिए हैं, उसी प्रकार के मेजर्स हमको अपने कंट्री में लेने पड़ेंगे, तब हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। वरना हमारा तो जो एक मेडिकल ढांचा है वो इतना पुअर है इस समय एज कंपेयर टू इटली। इटली में कहते हैं नंबर 2 है वर्ल्ड का, और देखिए आप इटली में क्या हाल हुआ है। ये बहुत स्ट्रांग मेजर्स की आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर को, हमको, चीफ मिनिस्टर को, हमें बिल्कुल 100% उनके जो आह्वान किया है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं भी सबसे अपील करना चाहूंगा कि इन पर सख्ती दिखाने में हिचकिचाएगी तो नहीं पुलिस या सरकारें, जो अब तक होता आया है। नलिन कोहली, मेरे ख्याल से आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। कल भी मैं डिबेट कर रहा था, एक ने सवाल पूछा था, अंकित जी, उन्होंने ट्विटर पर सवाल पूछा कि पुलिस ने वैसे बहुत सख्ती दिखाई आम लोगों पर, इन पर सख्ती दिखाएगी ना पुलिस, या जो अब तक चला आ रहा था, चला आया पहले, इनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, जहां सख्ती की आवश्यकता है जरूर दिखाएगी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं 3 चीजें कहना चाहता हूं मंच। पहली बात, मैं चाहता हूं कि देश में जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं,
वो इस बात को पहचानते भी हैं, बाकियों को भी पहचानना है कि हमारे जैसे पुलिस कर्मी हुए, स्वास्थ्य सेवाएं में है, सब लोग ये जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, परिवार को छोड़ के अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ये भी हमारी तरह इंसान है जो घर में रहना चाहेंगे, सुरक्षित रहना चाहेंगे, लेकिन काम से नहीं भाग रहे, एक सेवा भाव से। हमें सहयोग करना ही होगा और कोई भी बाधा बनता है तो उन लोगों के खिलाफ सबको एकजुट स्वर में उनके खिलाफ खड़े होकर बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जयंत साहब ने एक बात कही कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, तो मैं सिर्फ जानकारी के लिए कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं। कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से बात हो रही थी, खुद वो एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए, ऐसा है, इस बात को मत भूलिए कि जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, भारत ने इबोला को कंट्रोल किया, यहां फैलने नहीं दिया। भारत की पोलियो में आप देखिए कितनी चैलेंजेस थी, तब भी हम उसे वहां उस जंग को जीते, स्मॉल पॉक्स की जंग को जीते, कई बार जीते। आज के दिन देश के अंदर में 1,52,865 ऐसे बेड्स हैं जो अलग अलग अस्पताल में इसी बीमारी के लिए तैयारी में है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल ये नंबर्स ना बढ़े। वेंटिलेटर्स 40,000 एक महीने में आएंगे। आज भी देश में 16,000 वेंटिलेटर्स हैं, 33,000 आईसीयू बेड्स में, सिर्फ इस बीमारी को लड़ने के लिए। हर राज्य में ये प्रयास है, केंद्र सरकार हर राज्य के साथ काम कर रही है, तो हम अपनी तैयारी पूरी करें, लेकिन ऐसे लोग अगर इस तैयारी को भंग करने में लगेंगे, ये तो नुकसान इंसानियत का हो रहा है, देशवासियों का हो रहा है। अब्दुल रजा खान, थोड़ी ग्रेविटी, थोड़ी सीरियसनेस समझ आ रही है ना अब्दुल रजा खान? ये अभी भी एनआरसी और मध्य प्रदेश के चुनावों में अटके हुए हैं आप लोग। अब्दुल रजा खान, समझ में आ रही है सिचुएशन कितनी सीरियस है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए? सीरियसनेस समझ में आ रही है। हम लोगों ने भी मीटिंग्स की हैं, जो भी प्रदेशों के बड़े हैं, जो भी धर्म गुरु हैं, इन लोगों से बात हो रही है। सब लोगों को बताए हैं कि अपने अपने इलाकों में इस बात को, इसकी सीरियसनेस को समझाया जाए। देखिए, कोई जानबूझकर नहीं कर रहा है। आज वक्त है कि हर कोई इसमें अपना योगदान दे। अपना योगदान वो है जो अपने घर में जानबूझकर नहीं कर रहा। और किसको भी अगर बुखार है, जो भी ये सिम्टम्स बता रहे हैं, तो आकर डॉक्टरों से पहले एक टेस्ट करवा ले। बस इतनी अपील तो हम लोग जानबूझकर नहीं कर रहा, गलती से पत्थरबाजी कर रहा है। बैठकर इस बात पर गलती से राजनीति हो रही है। जब इस बात पर राजनीति हो रही है, जब आशा वर्कर्स आज ही के दिन निकल के आ जाते हैं, जब एनपीआर का डेटा कलेक्शन का डेट है, तो हो सकता है कि सर कौन सा एनपीआर एनआरसी? देश बचेगा तो आप बचेंगे, तो एनपीआर एनआरसी होगा ना सर। आपको समझ ही नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं जान है तो जहान है। आप लोग अभी भी अटके हुए हैं एनपीआर एनआरसी के चक्कर में। बच जाइए पहले, अपनी अपनी जानें बचा लीजिए सर। अपनी अपनी जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री रोज रिपीट करते हैं, आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। आप लोगों को समझ ही नहीं आता है। इस बात का मैं सवाल करना चाहता हूं, इस बात की सीरियसनेस को आप आज मुझे बता रहे हैं। जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी सरकार को बताए थे तो मजाक उड़ाया गया था। बताइए, इसका जवाब है नलिन जी के पास? क्या बताए थे राहुल गांधी? चेतावनी दी गई थी। क्या बताए थे राहुल गांधी? वो तो छुट्टियों पर थे मेरे ख्याल से। 12 दिन के बाद में जब राहुल गांधी बता रहे थे तो आप जमात वालों को समझाते ना कि उनकी बात को सीरियसली ले। सरकार से कोविड-19 की, अगर राहुल गांधी की बात को आपने सुना तो जमातियों ने नहीं सुना क्या? ये तबलीगी जमात वालों ने नहीं सुना? इंदौर में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं इन्होंने नहीं सुना? राहुल गांधी की बात को सुनकर आप इनको समझा देते। आपकी तो सुनते हैं ना ये लोग। ये आशा वर्कर वहां पर ट्रैवल हिस्ट्री वाले रिकॉर्ड्स देखने आई, उन पर अटैक करवा दिया आप लोगों ने। ट्रैवल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स चेक करने आई थी, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री सुनिए अब्दुल रजा खान, फेक न्यूज मत फैलाइए। बेंगलोर में आशा वर्कर जो हैं, जिन पर अटैक किया गया है कर्नाटक के बेंगलोर में, उनका नाम है कृष्णा देवी। ये जो डेटा कलेक्ट करने आई थी, ये जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी ना, ये देखिए, इन पर हमला हुआ है। मैं तस्वीरें भी इस वक्त चलवाई है। ये आपको आपकी मदद करने आई थी कि जिनके आपके इलाके में कोई ऐसा शख्स तो नहीं रह रहा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो विदेशों से आया है और छुपा हुआ है, उन पर हमला करवा दिया आप लोगों ने। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो गई, इनको पकड़ो मारो। मस्जिदों से अनाउंसमेंट, इसकी मजम्मत करिए, भर्त्सना करिए। चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के जरिए आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ना, कि आपके घरों के पास ऐसा डेटा लेने आ रहे हैं। तो मस्जिदों से जी न्यूज देखकर अनाउंसमेंट होती है क्या? डेटा लेने आ जाएंगे। अच्छा, मस्जिदों में जी न्यूज देखकर अनाउंसमेंट होती है क्या? क्या बोल रहे हैं आप?
अरे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा मजम्मत का। की गई है, ये गलत आप बात किस तरफ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप किस तरफ अवेयरनेस क्रिएट की गई, आप किस तरफ है अब्दुल रज़ाक खान? अनाउंस किया गया कि ये वर्कर से ये डेटा लेने आ रहे हैं। नलिन नहीं फैला रहा है। नलिन मतलब ये क्या मजाक हो गया है? मतलब अब्दुल रज़ाक साहब ने आज एक नया कायम मतलब बना दिया, एक नया रिकॉर्ड। हर चीज जहां वायलेंस होती है वो नादानी है, पथराव जो हो रहा है नादानी है, कोई महिला को पीटा जा रहा है वो नादानी है। आपकी जिम्मेदारी है, आपने क्यों नहीं पहली बार बताया? अगर हर चीज में स्टेट अगर करने लगेगी तो ये लोग पहले कहेंगे कि पुलिस को आपने पहले भेजा हमारे यहाँ, मस्जिदों में बोलने के लिए आपने बोला, आप हमें टारगेट कर रहे हैं। भाई क्या बोल रहे हैं? जो वायलेंस कर रहा है उसके खिलाफ बोलिए ना। नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। गुजरात के बॉर्डर पे 2000 से ऊपर अधिक लोग हैं। ये बचाने वाली बहुत बड़ी फौज है सर। ये इन लोगों को, जमातियों को, हमला करने वालों को बचाने वाली बहुत बड़ी फौज है। वो टीवी स्टूडियोज में भी बैठते हैं, बेंगलोर से ही बैठे, और आपके बेंगलोर में मस्जिदों से अनाउंसमेंट होकर आशा वर्कर को पिटवाया जा रहा है। जो कोविड-19 कोरोना केसेस में ट्रैवल हिस्ट्री वालों का डेटा रिकॉर्ड करने आई थी वहां पर, उनको पिटवाया जा रहा है। अब्दुल कादरी समझ रहे हैं ना सर सीरियसनेस? या मुसलमानों को बांटने का हथियार है कोरोना? देखिए, पहली बात तो यह है कि तबलीगी जमात पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, और तबलीगी जमात में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद तबलीगी जमात में शामिल नहीं है। और रही बात, तबलीगी जमात में भी दो डिविजन्स हैं, एक मौलाना साद का ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है। बता दीजिए, छोड़िए। तो किसी भी धर्म का उस पर सख्ती होनी चाहिए ना, सख्ती से सबको अंदर डालना चाहिए। तो ये जितने हैं, जो जितने ये गुंडाई तत्व हैं, जितने जाहिल लोग हैं, गवार लोग हैं, जिनसे लड़ना मुश्किल हो गया, इन सबको अंदर करना चाहिए। लोग जो हरकत करें, आप पूरी कम्युनिटी को उसको बदनाम करने का काम मत कीजिए। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू हो, सब मिलके साथ दे रहे हैं कोरोना वायरस का। फिरोज भक्त, मुझे बताया गया था आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड्स के लिए वही बदनाम हो रहा है। फिरोज भक्त मुझे बताया गया आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं सर। वाइंड अप करना है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच अमन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूं पूरी इंडियन पुलिस फोर्स के लिए कि जो लोग घर से बाहर आए, जैसे स्पेन में उनको लिटरली दे लिफ्ट देम, गोद में उठा के वो गाड़ी में डाल देते हैं और उनको वो बिहाइंड द बार्स डाल देते हैं, जब तक कि उनके यहाँ लॉकडाउन है तब तक बंद कर देते हैं। वही काम यहाँ पे पूरी हिंदुस्तानी पुलिस को करना चाहिए। अगर कोई घर से बाहर आए, लक्ष्मण रेखा को तोड़े, जो कि मोदी साहब ने कहा था फॉलो करने के लिए, फौरन उसको पकड़ो। वो कोई उठक बैठक कुछ नहीं होनी चाहिए, इनको सीधा पकड़ो, लिटरली इनको लिफ्ट करो, लिफ्ट करके गाड़ी में डालो और इनको जेल में डालो जब तक। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोक के मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कोरोना मजहब नहीं देखता, जो प्रधानमंत्री ने कहा, #कोरोना हैज नो रिलीजन, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था को बचाना है तो पहले कोरोना को हराना है, क्योंकि कोरोना मजहब नहीं देखता। कोरोना हैज नो रिलीजन।